सिंपल से अगर मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा है ना, जो हमने इससे पहले के 12 चैप्टर को पढ़े हैं, तो उन 12 चैप्टर हो गया कंक्लूजन है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग, जैसे कि बुक का नाम था कि भारतीय अर्थव्यवस्था, तो हमने पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी को देखा, क्या क्या सिनेरियोस थे, कौन कौन से एग्रीकल्चर, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स को हमने उस चीज को देखा था। तो ये बेसिकली क्या है कि पूरे जो 12 चैप्टर है उसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन करेगा। और इसमें क्या होता है कि उसी मतलब कंक्लूजन को 2 देशों के साथ और जोड़ दिया गया, मतलब एक भारत, पाकिस्तान और चाइना, मतलब हमें 3 देशों के बीच में पढ़ना है। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें बेसिकली जो उनके छोटे-छोटे टर्म्स होते हैं, उनकी बेसिक जो नॉलेज होगी वो हम इसको आज देखेंगे, और वो चीजें आपको भी पता होगी आई होप। तो उसमें पहले हम देखेंगे, और सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको समझना था, हमने इंडियन की जितनी प्लानिंग थी उसको तो समझ लिया, पूरी क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाए गए थे इंडिया में, इंडिया को डेवलप करने के लिए। तो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो समझना वो चाइना की स्ट्रेटेजी को समझना जाए। क्यों? क्योंकि आज जो चाइना हमारे लिए, मतलब भारत से या फिर कह सकते हैं कि दुनिया में मतलब दूसरी तीसरी कंट्री आती है डेवलपमेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा है। तो हमें चाइना की स्ट्रेटेजी को समझना, चाइना कैसे ग्रोथ करेगा इतना ज्यादा, ठीक है, वो सारी, और भारत पीछे कैसे रह गया, पाकिस्तान पीछे कैसे रह गया, तो ये सारी चीजों को हमें देखना है। तो आज हम बेसिकली उनकी बेसिक नॉलेज लेंगे। तो पहले हम चीन के बारे में पढ़ते हैं, चीन के संदर्भ में। तो सबसे पहले हमें समझना है कि सन 1949 में, ठीक है, मतलब चीन जो हुआ था स्वतंत्र राष्ट्र बना था, कब? वो 1949 में। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। और दूसरा क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था के समाजवादी मॉडल का, मतलब कि चीन जब स्वतंत्र हुआ, मतलब 1949 में, तो उसने कौन सी इकोनॉमी को अपना रखा था? उसने बेसिकली क्या था, सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपना रखा था, मतलब समाजवादी मॉडल को अपना रखा था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो चाइना था उसने 5 ईयर प्लानिंग की शुरुआत कब की? तो 5 ईयर प्लानिंग उसने शुरुआत की थी 1953 में। 1953 में कुछ आपको डेट्स याद रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको ऑलमोस्ट जो 1 नंबर का जो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बेसिकली यहाँ से पूछ आते हैं, तो आपके डेट्स पूछी आती है। और दूसरा क्या है, नई आर्थिक नीति, मतलब जो चाइना ने नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया था, वो 1978 में अपनाया था। और जो था ये सबसे, देखो मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर 3 आपको समझना है, और 3 मैंने स्टार दिए हैं। और यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूं कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा, 1 नंबर का आ सकता है, या फिर आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इन 3 पॉइंटों से आपका बन सकता है। तो आपको इसको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर चीन ने अपने डेवलपमेंट के लिए क्या किया था, 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसे हम GLF कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या था, इसको आपको समझना है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड मतलब चाइना जो था वो अपना मतलब डेवलपमेंट करना चाहता था, और डेवलपमेंट करने के लिए उसने एक बेसिक पॉलिसी अपनाई थी। तो ये पॉलिसी, इसमें बेसिकली बात क्या कही गई थी, इसमें बेसिकली ये बताया गया था कि जो चाइना है, ठीक, तो चाइना के जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र थे, मतलब जो गांव वाले हिस्से थे, तो वहां पर क्या होंगे, जो यंगस्टर होंगे जिनको बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज है कि कैसे पैसे से रिलेटेड हो, कैसे उद्योगों वगैरह का, तो इस प्रोग्राम के द्वारा क्या किया गया कि उन जो मतलब जो निरीक्षक थे, जो प्रशिक्षक थे, उन्हें क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया, ताकि वो क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस चीज के बारे में क्या जानकारी दे। तो इससे क्या हुआ कि जो चाइना की जो GDP हो गई, चाइना की जो ग्रोथ रेट हो गई, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया था वो। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कह सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये बहुत अच्छे चीन की पॉलिसी थी। अगर भारत भी ऐसे कुछ चीजों को अपनाता तो शायद भारत भी क्या होता है कि चाइना की तरह डेवलप कंट्री होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, तो चीन नहीं अपनाया था। ये क्या था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन? ये बेसिकली जो चाइना था, तो उसने अपने हिस्से में एक ऐसे क्षेत्र को डेवलप किया था जहां पर क्या हो कि बेसिकली उन चीजों का प्रोडक्शन किया जाएगा जो विदेशों को जरूरत हो, मतलब वहां पर एक विशेष इकोनॉमी बनाई गई थी जो बेसिकली क्या निवेशकों की मदद के लिए बनाया गया था। इससे क्या होता था कि उनका जो फॉरेन रिजर्व क्या होगा लगातार बढ़ने लगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका 1979 में एक मतलब चीन ने, देखो जनसंख्या बहुत ज्यादा, आपको भी पता है कि आज के समय में जो चीन है, ठीक है, वो जनसंख्या के मामले में सबसे टॉप पर है। तो उस दौरान भी ऐसा कुछ था, तो चीन ने क्या था कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया था। तो वो कब अपनाया था, आपको वहां पर एग्जाम में डेट पूछी जा सकती है, वो 1979 में। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं भारत की स्ट्रेटेजी के बारे में, तो भारत को आप बेसिक आप भारत को समझ सकते हो, क्योंकि भारत की पूरी हमने चीजें पढ़ी, इंडियन इकोनॉमी पूरा भारत पे है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इस भारत जो था 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ था। सेम अगर बात करें तो पाकिस्तान भी उसी डेट पे हुआ था। दूसरा क्या देखिए, भारत में जो अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था, मतलब भारत ने जो विकास करने के लिए वो बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था, मतलब मिश्रितवादी मॉडल को अपना रखा था। और हम बात करें पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान का भी सेम मॉडल वही चल रहा था,
क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही देश थे, लेकिन जो विभाजन हुआ था, विभाजन होने के परिणाम स्वरूप दोनों अलग कंट्री हो गई थी। और हम बात करें दूसरा की 5 ईयर प्लान की, तो जो भारत था, ठीक है, उसने भारत में मतलब आजादी होने के बाद मतलब 1947 में, तो उसके मतलब 3-4 सालों बाद मतलब 1951 में क्या हुआ, भारत ने 5 ईयर प्लानिंग की शुरुआत कर दी थी। और जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने 1956 में की थी। और अगर हम बात करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति की, तो सन 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया, मतलब भारत द्वारा जो एलपीजी थी उसको कब अपनाया गया, 1991 में, और पाकिस्तान को अपनाया गया था 1998 में, ठीक। तो और लेकिन यहाँ पर जो एक कॉमन सी बात आ रही है कि जो पाकिस्तान और भारत है ना, वो जो विकास के पथ पर ना एक साथ उन्होंने चलना प्रारंभ किया। आप इस चीज को आप तो देख सकते हो कि दोनों सेम डेट पे स्वतंत्र होते हैं। अगर इनकी पंचवर्षीय योजना का कंपेयर करें, इनके जो मॉडल था वो भी क्या बिल्कुल एज इट इज था। और हम अगर देखें यहाँ पर 5 ईयर प्लान के बारे में, तो पाकिस्तान ने थोड़ा सा लेट अपनाया था, लेकिन भारत ने पहले अपना लिया था। और जो इनका क्या था कि 3 से 4 मतलब इनकी जो भारत और पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजी थी वो बिल्कुल एक जैसी थी। तो लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा जो आप चीजों को फोकस करना, सबसे ज्यादा आपको जो चीजों को ध्यान में रखना है वो चाइना के बारे में रखना है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो मैंने आपको 3 स्टार बनाया था, यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो तीनों देश है, मतलब भारत, पाकिस्तान और चाइना, तीनों देशों का जीडीपी के मामले में क्या मतलब क्या रवैया रहा, मतलब जीडीपी कैसे क्या उनका सिनेरियो रहा था, वो चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो चल रहा है लगभग मतलब वही 5 से 6 पार्ट में आपकी चीजें क्या कवर रहेंगी। और इसके बाद हम इसी एनर्जी के साथ क्या करेंगे, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इंडिया का बुक नंबर 2 उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं। तो पहले जैसे कह रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद मींस जीडीपी। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीडीपी के मामले में तीनों देश के बारे में देखना है कि तीनों देशों के क्या क्या सिनेरियो रहा था। तो पहले हम जो बात करें, मैंने आपको देखो बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो मैं देश को फर्स्ट टाइम ला रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या चाइना को उठा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चाइना ही क्या था कि मतलब हमें इंडिया के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन चाइना के बारे में हमने पूरी डिटेल से ऐसा पूरी बुक में हमने कुछ नहीं पढ़ा था। तो हमें जो मेन प्रायोरिटी देनी है वो किसको, चाइना को देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि जो सन ये जो आपके आंकड़े हो गए अकॉर्डिंग टू मतलब 2019 के है, ठीक है। अभी तो अपडेट नहीं हुआ, अपडेट जो लगभग 5 साल के बाद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सन 1919 में, ठीक है, जो चाइना की जो जीडीपी थी वो कितनी थी, $14.2 ट्रिलियन तथा विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था। सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें सारे आप भी इसको कॉपी पेन करके आप इसको नोट डाउन करते रहिए, या फिर आप लास्ट में इसको क्या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो क्या देख रहे हैं कि 2019 था, वहां पर जो चाइना की जीडीपी थी वो $14.2 ट्रिलियन थे। ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ी मात्रा में कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चाइना था वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। नेक्स्ट वर्ड क्या था कि जो 2019 में वृद्धि दर का लगभग 9% थी, मतलब जो जब चाइना की जीडीपी $14.2 ट्रिलियन थी, तो उस दौरान जो मतलब जो ग्रोथ रेट थी वो 9% थे, ठीक है। अब इसके देखो इसके कारण क्या था कि जीडीपी इतनी चाइना की इतनी ज्यादा क्यों थे, ठीक है, या फिर इससे मतलब इसका कह सकते हैं कि रीजन क्या थे, या फिर ऐसा क्यों हुआ था। तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें काम कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको 3-4 पहले इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो पहले के समाजवादी से बाजारवादी की ओर अपनाया, मतलब कि जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो बताया था कि जो बेसिकली जो चाइना था उसने कौन से मॉडल को अपनाया था, उसमें बेसिकली मतलब सोशलिस्ट को अपनाया था, समाजवादी को। लेकिन अब क्या था कि चाइना ने क्या कर दिया, मतलब सोशलिस्ट को छोड़कर उसने कौन सा कैपिटलिज्म को अपना लिया, मतलब पूंजीवादी या फिर बाजारवादी अर्थव्यवस्था को उसने अपना लिया था। तो जिससे क्या हुआ कि वहां पर प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई, और फिर प्रोडक्शन वगैरह क्या होना ज्यादा होने लगे, इसलिए जीडीपी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। और दूसरा कारण क्या है कि जो चाइना था वो क्या होता था अपने डेवलपमेंट को बहुत ही डीपली क्या उस चीज को चेक करता था, देखता था। क्यों? क्योंकि चाइना का मतलब उन्होंने मतलब चाइना पूरी स्ट्रेटेजी के साथ काम किया था, और उसका जो रिजल्ट भी फिर मिला था अच्छा, ठीक। तो उन्होंने क्या था एफडीआई को बढ़ावा दिया। एफडीआई का मतलब क्या था कि एफडीआई का मतलब मैंने बताया था कि उन्होंने मतलब अपनी इकोनॉमी के अंदर मिश्रितवादी का क्या बाजारवादी कर दी। तो उन्होंने क्या था कि बाहर से अपने लोगों को अपने यहाँ पर बुलाया कि आप हमारे यहाँ पर आके क्या ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाइए। और इसके लिए उन्होंने क्या एक मैंने आपको बताया था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन उस पर बात की थी, और इसके अलावा क्या अपनाया गया था जीएलएफ। तो ये जो बेसिकली जो ऊपर के जो नीचे के 3-4 पॉइंट दिखा रहे हैं, तो ये कहने की जो चीन की जो जीडीपी थी उसमें बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था इन तीनों सेक्टर का। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत की जीडीपी के बारे में, भारत का क्या सिनेरियो रहा था, ठीक है, भारत की जीडीपी रेट क्या थी।
तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो ये आपके जो आंकड़े इसमें पूरे के पूरे बात हो रही है, ये ना आपका 2020-19 का मतलब कि आपका 2019 के आंकड़े सारे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भारत की जीडीपी सन 2019 में 2.972 ट्रिलियन डॉलर थे, ठीक है, ये भारत की थी, ठीक है। और अगर हम बात करें जो भारत की जीडीपी बढ़ने की रेट क्या थी, वो बेसिकली थी 2019 में क्या थी 6% थी। अब देखो ये 6% होने का मतलब क्या था कि भारत ने भी स्टार्टिंग कर दी थी, भारत ने भी कुछ चीजें अच्छी की थी, लेकिन चाइना की तरह नहीं कर पाया भारत, ठीक है। उसका रीजन क्या था कि भारत ने सन 1991 में एलपीजी को अपनाया था, जो बहुत बड़ा चेंजेस आया था। तो मैंने आपको लास्ट मतलब एलपीजी वगैरह के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा रखा है, तो आप लोग अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस चीज को वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। और क्या देखा, भारत ने भी क्या एफडीआई को ज्यादा क्या कह सकते हैं प्राथमिकता दी थी। क्यों? क्योंकि भारत का भी मेन उद्देश्य था कि अगर हमें अपने ग्रोथ करना, अपनी जीडीपी को बढ़ाना है, तो हमें बाहर के लोगों को बुलाना ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत आयात प्रतिस्थापन नीति, मतलब भारत ने ऐसा होता है कि मतलब 1991 से पहले भारत ने पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है, आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या था कि जो भारत द्वारा था उसने क्या होता है कि वो मतलब चाहता था कि मतलब हम जो चीजें बाहर से मंगाते हैं अब हम अपनी इकोनॉमी के अंदर उसका बनाएंगे। लेकिन इससे पता क्या था कि इससे हुआ क्या कि भारत के पास उतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तो वो कहने की भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई। तो लेकिन भारत ने क्या कर दिया था, कुछ समय के पश्चात ये आयात प्रतिस्थापन नीति थी उसको भी क्या कर दिया गया, उसको समापन कर दिया, जिससे पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्या ओपनली खोल देगा, मतलब खुली अर्थव्यवस्था बना दी। अब कोई भी व्यक्ति हम किसी भी चीज का बाहर से आयात वगैरह कर सकते हैं। और हम पाकिस्तान के बारे में देखते हैं, तो पाकिस्तान का थोड़ा सा जो जीडीपी थी वो 2019 में वो क्या थी 276.05 बिलियन। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना आंकड़े को, बिलियन और ट्रिलियन में बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो जीडीपी थी बहुत ही कम थी, ठीक है, वो आपको यहाँ पर आंकड़े याद रखना 274.05। और इसकी जो वृद्धि रेट थी, ठीक है, 2019 में क्या थी 4.2%, ठीक है। और जो पाकिस्तान था उसमें भी क्या होता है कि भारत जैसी, क्योंकि आपने भी देखा कि भारत और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी थी वो लगभग बिल्कुल एज इट इज थी। तो भारत जो पाकिस्तान था उसने भी क्या एफडीआई को बढ़ा दिया था, प्लस में अपने यहाँ पर क्या सार्वजनिक जो निजी सेक्टर होता है, मतलब प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं उसको वहां पर उन्होंने इसको इम्पोर्टेंस दी थी, ठीक है। इसके अलावा क्या था कि जो भारत जो था, ठीक है, जो पाकिस्तान था वो मतलब बाकी जो चीन और भारत की तुलना में पीछे क्यों हो गया, तो जो सबसे बड़ा वहां पर जो कॉजेस माना गया, जो सबसे बड़ा जो फैक्टर माना गया था वो फैक्टर ये था कि वहां पर क्या करप्शन था, ठीक है, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, फिर राजनीतिक अस्थिरता का समावेश, मतलब कि वहां पर जो था मतलब एक मतलब कह सकते हैं स्थिर कोई गवर्नमेंट नहीं थी, फिक्स्ड कोई पॉलिसी नहीं चलती थी, वहां पर ज्यादा सैनिक मतलब तानाशाह वगैरह कह सकते हैं, इन चीजों का ज्यादा दबदबा था। तो इससे क्या हो कि जो मतलब पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ज्यादा डाउन हो गए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपके आने वाले जो और एक दो पार्ट्स होंगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर होंगे, आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्टली आपको क्लियर होगा। क्यों? इसमें थोड़ा सा ये चीज आपको समझना है कि ये चैप्टर हमारा ये बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में ये चैप्टर जिसमें बहुत ज्यादा डेटा है, डेटा इन द सेंस कि मतलब बहुत सारे आंकड़े हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उस चीज को आप देख रहे हो, मतलब सिंपल से एक होता है कि रटना तो, लेकिन आपको कुछ चीजें आंकड़े आपको कंपल्सरी रटना पड़ेगा, या तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको 2-4 बार आप देखिए तो वो चीज आपको ऑब्वियसली याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके पहले कि अगर मैं पार्ट अगर सेकंड में बात करूं, मैंने आपको जीडीपी के बारे में बताया था कि चाइना की जीडीपी के लेकर क्या सिनेरियो था, भारत की जीडीपी का क्या सिनेरियो था और पाकिस्तान की जीडीपी का क्या सिनेरियो था। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली दो टॉपिक्स को बात करेंगे, ठीक है। एक हमारा जीडीपी तथा रोजगार को लेकर, दूसरा हमारा क्या मानव विकास। और इन्हीं में हमें देखना है कि दोनों टॉपिक में ही कि दोनों जो 3 देश थे, भारत, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है, तो इन तीनों देशों का क्या क्या सिनेरियो रहा है, ठीक है, कौन किससे आगे था, कौन किससे पीछे था, ये सारे के सारे टॉपिक्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हो रहे तो आप कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले में देखना कि जीडीपी तथा रोजगार, ठीक, मतलब कि मैंने आपको एक टेबल आपको यहाँ पर ड्रॉ कराई है, ये जो आंकड़े आपके ये 2018 के अपडेटेड है, ठीक है। तो अभी तो जो लेटेस्ट बुक है मैंने उसमें से आपको ये बता रखे हैं, अगर वैसे अभी तो आंकड़े नहीं आए हैं और ये जो आंकड़े चेंज हो गए इन द सेंस कि आपका 5 साल में चेंज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखना जीडीपी में योगदान, ठीक है, मैंने यहाँ पर पूरे नाम नहीं लिखा, मैंने आई लिख दिया पी और सी, मतलब इंडिया का, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है। तो हमें देखना है कि जीडीपी मतलब जो देखो कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, सिंपल वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना, और आपको समझना है कि वस्तु मतलब तीनों क्षेत्रों में क्या चीजें प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो हमें समझना है कि
पहले क्षेत्र में कौन सा देश ज्यादा आगे था, मतलब हर एक देश का कितना रहा था। तो अगर मैं बात करूं पहले क्षेत्र में जीडीपी के मामले में, तो इंडिया का कितना था 15.4%। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह उसमें प्राथमिक क्षेत्र में इंडिया का कितना था 15.4%। ठीक है, और हम बात करें जो पाकिस्तान का तो कितना था 24.4%। ठीक है, और जो चाइना की बात करें वो 7.9%। ठीक है, ये था। अब हम दूसरा देखते हैं कि जो जीडीपी के मामले में जो द्वितीयक हमारा सेकेंडरी जो सेक्टर था वो कितना, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन था तीनों कंट्री का। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सेकेंडरी सेक्टर में था वो कितना था 23.1% था। ठीक, और हम पाकिस्तान की बात करें 19.1%, और जो चाइना के था ठीक है वो क्या था 40.5। ये आपको नोटिस करना है कि चाइना जो था सेकेंडरी सेक्शन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता था। क्यों? क्योंकि चाइना पूरी तरह से क्या होता था कि वो इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत ज्यादा बिलीव करता था, उसका ऐसा मानना था। और हम बात करें कि जो आपका तृतीय क्षेत्र मतलब कह सकते हैं जो लास्ट वाला सेक्टर होता है उसमें हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया में कितना कंट्रीब्यूशन था वो 61.5। ठीक है, और हम अगर देखें पाकिस्तान का तो पाकिस्तान का कितना 56.5 में था, और चाइना की बात करें तो चाइना का 51.6 था। तो ये अगर यहाँ से आपसे पूछा सकता है कि प्राइमरी जो सेक्टर था उसमें सबसे आगे कौन था, उसमें सबसे आगे क्या था पाकिस्तान। ठीक, अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज्यादा आगे कौन रहा था, तो सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज्यादा कौन था चाइना। ठीक है, और अगर हम देखें तो जो मतलब तृतीय क्षेत्र था जो तीसरा सेक्टर था उसमें कौन था, उसमें बेसिकली क्या था भारत। ठीक है, तो ये चीजें आपको कॉमनली आपको समझ के चलना है। क्यों? क्योंकि जब आप आगे के आंसर्स तो करोगे, जो मेन टॉपिक हमें पढ़नी है तो बेसिक है, ठीक, मेन जो टॉपिक पढ़ना होगा वहाँ इन चीजों का आपका यूज होगा। अब हमें देखना रोजगार के मामले में। रोजगार का मतलब क्या है कि तीनों क्षेत्रों में रोजगार प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखना कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार किसने दिया था, तो प्राइमरी सेक्टर में जो इंडिया का था वो कितना था 47%। बहुत बड़ा योगदान था। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है कि जो हमारा लगभग मतलब ऑलमोस्ट जो सेक्टर होता है ठीक है वो कहाँ पर कार्य करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो भारत का कितना था वो 47%। ठीक है, और हम पाकिस्तान की बात करें 42.3%, वो पाकिस्तान का था प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार देने के मामले में। और चाइना की बात करें तो चाइना का था 27.7%। ठीक है, ये था। अगर हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर में देखें तो यहाँ पर जो इंडिया कितना था, सिर्फ इंडिया 22% का रोजगार दे रहा था। और हम बात करें जो पाकिस्तान के 22.6, भारत से थोड़ा सा ज्यादा 0.6% ज्यादा था क्या पाकिस्तान। और अगर हम बात करें चाइना का तो इस क्षेत्र में चाइना क्या था आगे था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था वो सबसे ज्यादा वहां पर काम कर रहा था। तो चाइना क्या था 28.8%। ठीक है, और लास्ट जो हमारा देखना है कि तृतीय मतलब जो तृतीय क्षेत्र होता है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया था, रोजगार किसने दिया था। तो इंडिया की देखा जाए तो इंडिया कितना था 31%। ठीक है, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो 35.1%, और जो चाइना की बात करें वो कितना था 43.5। तो ये हमारा क्या था जीडीपी और रोजगार से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा सा डेटा को पढ़ना है। डेटा इस मतलब इससे आपको चीजें जब इसको आप नोट डाउन कॉपी में कर लोगे या फिर आप इसको 2-3 बार आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको चीजें बिल्कुल याद रहेंगी। तो मानव विकास का मतलब क्या होता है? मानव विकास का मतलब देखो यहाँ पर क्या होता है, इस चीज को कवर करने के लिए हमें बेसिकली 4 मेजर पॉइंट, 4 बेसिक पॉइंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बेसिक पॉइंट होगा जिसके बेस पर मानव विकास को डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या क्या? पहला कि HDI क्रम होगा। ठीक है, कुपोषित जनसंख्या होगी, और शिशु तथा मृत्यु दर होगा, और आपका स्वच्छ जल। इन चारों बेस पे हम क्या डिसाइड करेंगे, मानव विकास। ठीक है, तो पहला हम देख सकते हैं HDI क्रम मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बेसिकली क्या होता है, कौन सा देश कितनी ग्रोथ करता है। ठीक है, मतलब मानव विकास के रूप में मानव विकास सूचकांक कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखना कि चीन का कितना था, चीन का था 0.758%। ठीक है, ये था। और भारत का देखा जाएगा तो भारत का जो HDI क्रम था वो क्या था 0.647%। और हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो HDI क्रम था वो 0.560। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप तीनों नोटिस करिए आप, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका था, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें किसका रहा तो वो चीन का। ठीक है, दूसरा हमारा जो टॉपिक है कुपोषित जनसंख्या, मतलब कौन से देश की जनसंख्या कितना, मतलब जनसंख्या ज्यादा कुपोषित है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो कुपोषित चाइना की, तो चाइना की लगभग पूरी जनसंख्या 11% जो जनसंख्या थी वो कुपोषण का शिकार होती। और जो भारत और पाकिस्तान की अगर देखा जाएगा तो लगभग दोनों सेम थी 20-20%।
मतलब पूरी जनसंख्या जो 20% था वो क्या कुपोषण का शिकार होती। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखना शिशु मृत्यु दर, दूसरा आपका क्या मातृ मृत्यु दर, फिर मृत्यु दर कह सकते हैं, दोनों डिफरेंस है। शिशु मृत्यु दर का मतलब आपको पढ़ा रखा है कि बच्चों की जो मृत्यु दर होती है, और आपका इसमें मृत्यु दर जो इसमें सभी शामिल होता है, ठीक है। तो देखना यहाँ पर 0.8 प्रति हजार, मतलब कह सकते हैं 0.8, ठीक है, प्रति है, मतलब कि जो अगर 1000 बच्चे का जन्म लेते थे उसमें लगभग 0.8% बच्चे क्या होते थे, मर जाते थे। और अगर इसमें देखा जाएगा तो मृत्यु दर का मतलब कहते हैं लाख में मेजर किया गया, ठीक है, कि अगर 1 लाख बच्चे होते हैं तो उसमें कितने, मतलब 1 लाख लोग अगर जन्म लेते हैं तो उसमें कितने लोग मरते थे, 27, ठीक है। अगर हम भारत और पाकिस्तान की देखा जाए तो भारत की कितनी थी, 32.02, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो 174, मतलब अगर 1 लाख लोग जन्म लेते थे तो उसमें जो मृत्यु आती थी 174 लोगों क्या मृत्यु आती थी। अगर हम चाइना की देखें तो चाइना की जो शिशु मृत्यु दर थी वो क्या 61.2 थी, और हम इसकी बात करें मृत्यु दर की तो वहां पर कितना 178, मतलब 178 लोग मरते थे, ठीक। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो स्वच्छ जल को लेकर, मतलब एक कह सकते हैं, मतलब एक क्लीन वाटर कह सकते हैं, उसके मामले में कौन सा देश सबसे आगे रहा था अपने जनसंख्या को अच्छी जल सुविधा प्रदान करने में, ठीक। तो अगर चाइना के नोटिस किया तो चाइना भी सारे क्षेत्रों में आगे रहा था। पहले क्या कि आपका 95.5%, मतलब कि जो पूरी जनसंख्या थी तो चाइना पूरी जनसंख्या 95.5% जनसंख्या को स्वच्छ जल की सुविधा क्या उपलब्ध कराता था। और वहां पर हम बात करें भारत की तो भारत की कहते हैं 94.1% जो है वो स्वच्छ जल प्राप्त कर रहे थे। और हम पाकिस्तान की बात करें तो वो 91.4% जनसंख्या क्या आती है कि वहां पर स्वच्छ जल उपलब्ध। यहाँ पर आप चीजें नोटिस कर सकते हो, सबसे टॉप नंबर पे क्या चाइना था, और सेकंड पे क्या पाकिस्तान, और भारत में क्या थोड़ा थर्ड पे आता है। क्यों, इसका बेसिक सा रीजन क्या है कि जो भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, ठीक है, और पाकिस्तान की कम जनसंख्या थी। तो ऑब्वियसली बात है कि आपके अगर जहां ज्यादा जनसंख्या होगी तो डिमांड क्या होगी वहां पर ज्यादा होगी। तो इसलिए क्या पाकिस्तान में जनसंख्या कम थी तो डिमांड कम थी, लेकिन भारत में जनसंख्या ज्यादा थी तो डिमांड बहुत ज्यादा थी, ठीक। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपने डाउट्स को वहां पर मेंशन करिए और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें हमें 2 टॉपिक को डिस्कस करना है, वो क्या है, भारत और पाकिस्तान की एक समान सफलता है, भारत और पाकिस्तान की एक समान विफलता है। मतलब क्वेश्चन सिंपल से ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो आपके क्वेश्चन होंगे 3 से 4 मार्क्स के आपके आने के चांसेस है। तो उस चीज को आप उसको पॉइंट पे आप नोट डाउन करते रहिए, तो आप लास्ट में क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ओके। तो हम इसमें देखेंगे कि भारत तथा पाकिस्तान की समान या फिर एक जैसी सफलता है, मतलब कि जो भारत और पाकिस्तान थे, ठीक है, उनकी एक समान सफलता है क्या, मतलब ऐसी कौन सी सफलता है जहां पर दोनों चीजें, मतलब दोनों देशों का बिल्कुल सेम रहा था, वो चीज हमें देखना क्वेश्चन। तो इसमें बेसिकली पहले कहना प्रति व्यक्ति आय तथा जीडीपी में सामान्य वृद्धि, ठीक है, जीडीपी में सामान्य वृद्धि। देखो इस चीज का आपको आंसर अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ढूंढना है तो मैंने स्टार्टिंग में जो आपको जीडीपी का जब टॉपिक पढ़ाया था, तीनों देशों को लेकर कंपैरिजन करवाया था, तो वहां से आप नोटिस कर सकते हो कि जो वृद्धि रेट थी ना दोनों की लगभग क्या काफी सेम थी, थोड़ा सा फर्क था और बाकी चीजें सेम थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत, ठीक है, भारत और जो पाकिस्तान की, ठीक है, वो एक समान सफलता कहते हैं प्रति व्यक्ति, मतलब भारत में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो और पाकिस्तान में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो लगभग सेम दर से क्या बढ़ रही थी, सेम रेट से बढ़ रही थी। और जो जीडीपी की जो बढ़ने की ग्रोथ रेट थी वो भी क्या बिल्कुल सेम थी। दूसरा पॉइंट कह रहा है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, ठीक है, सिंपल बात है कि, और ये देखो आपको कहां से चाहिए, इसका आंसर आपको मिल सकता है। तो आप जो मैंने आपको टेबल वाला पूरा इससे पहले की जो थर्ड पार्ट है पूरा टेबल का सिनेरियो बताया था, तो वहां पर आप प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में आप चीजों को जाकर वहां पर नोटिस कर सकते हो। तो खाद्यान्न का मतलब क्या था कि पहले भारत और पाकिस्तान बाहर से, मतलब विदेशों से, ठीक है, चीजों को बड़ी मात्रा में क्या इंपोर्ट करता था। इससे होता क्या था कि हमारे पास चीजों का अभाव था, टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, लेकिन हुआ क्या कि जब उन्होंने बहुत सारी पॉलिसी वगैरह क्या क्रिएट की थी भारत और पाकिस्तान ने, बेशक वो असफल रहे, ठीक है, लेकिन उससे क्या कि हम जो बाहर से चीजें मंगाते थे अब हम उस चीज में क्या हो गए थे, आत्मनिर्भर हो गए। मतलब कि जो गेहूं चावल वगैरह खाने वाली जो फसलें होती थी हम उसमें पूरी तरह से क्या आत्मनिर्भर हो गए थे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रोजगार के समान अवसरों का सृजन, मतलब कि आप इस चीज को मैंने आपको पूरा टेबल बताया था, तो आप टेबल में उस चीज का आंसर को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो रोजगार के समान अवसरों का सृजन मतलब क्या, भारत और पाकिस्तान जो होता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक में, ठीक है, उसमें लगभग सेम दर से क्या आता है, मतलब लगभग थोड़ा बहुत फर्क होगा और लगभग इनका जो रोजगार का अवसर का सृजन करना, जिस हिसाब से रोजगार के अवसरों का सृजन कर रहे थे वो बिल्कुल क्या था, एग्जैक्ट सेम था। और लास्ट पॉइंट कह रहा है निर्धनता में कमी, दोनों देशों में व्यापक निर्धनता थी।
तो दोनों देशों में क्या होता है, निर्धनता को दूर करने के लिए बहुत सारे प्लान चलाए गए थे, ठीक, जैसे कि आपको मैंने भारत में पढ़ा था पंचवर्षीय योजना वगैरह के बारे में, ठीक है। तो वहां पर क्या था कि निर्धनता को दूर करने के लिए मतलब कई सारी पंचवर्षीय योजना में उस चीज को उद्देश्य बना के डाला गया था, और हुआ क्या कि निर्धनता का भी उन्मूलन किया गया था। और सेम एज इट इज ऐसे पाकिस्तान में भी ये चीजें हुई थी कि उन्होंने क्या निर्धनता को दूर कर दिया था, निर्धनता को कम कर दिया था। तो ये क्या था कि हमारे बेसिकली जो 4 पॉइंट थे वो क्या थे, भारत तथा पाकिस्तान की जैसी सफलता है, ठीक है। इस चीज को आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कह रहा है भारत तथा पाकिस्तान की एक सामान्य फिर समान विफलता, मतलब कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र थे, ऐसे कौन कौन से सिनेरियो थे जहां पर दोनों देश बिल्कुल फेल हो गए, मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं या फिर भारत नहीं, दोनों देश, ठीक है। तो वो देखना पहला क्या, एचडीआई क्रम में खराब प्रदर्शन। मैंने आपको कराया था एचडीआई क्रम वाला पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था, तो आप उस चीज को वहां पर जाके चेक कर सकते हो। तो जो एचडीआई क्रम था, ठीक है, उनमें दोनों देशों के द्वारा जो प्रदर्शन किए गए थे वो काफी बुरा रहा, ठीक है, वो कहने के कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों देश बिल्कुल इस केस में भी बिल्कुल सामान फेल हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि समृद्धि की निम्न दर। समृद्धि की निम्न दर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी ना, उसी को कह सकते हैं, जब हमारी जीडीपी तीव्र गति से बढ़ती है तो उसी को हम क्या समृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो जो समृद्धि की जो बढ़ने की रेट थी वो दोनों देशों की क्या थी, काफी निम्न थी। नेक्स्ट पॉइंट है निराशाजनक नीतियों का निर्माण। ये आपको चीजें नोटिस करना, आपको इसको समझना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, भारत में पंचवर्षीय योजना वगैरह चलाई गई थी, मैंने आपको पूरी 12 पंचवर्षीय योजना को पढ़ाया था, ठीक है। तो जैसे कि पंचवर्षीय योजना एलपीजी, तो भारत में सारे प्लान लागू किए गए थे, बहुत सारी पॉलिसी को क्रिएट किए गए थे, लेकिन अगर आप एक्चुअल इसको आप थोड़ा सा विश्लेषण करें, आप थोड़ा सा इसको सोचे उस पर, तो आपको रियल में जो रिजल्ट मिलना चाहिए था ना, हमें वो एक्चुअल में रिजल्ट मिला नहीं। मतलब कि हमने जो नीतियां बनाई थी ना, उससे कहने की हमारे को लास्ट में निराशा ही हाथ लगी, मतलब हम पूरी तरह से देश को चेंज नहीं कर पाए, ठीक। और सेम एज इट इज पाकिस्तान ने भी क्या पंचवर्षीय योजना वगैरह बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा था, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला कि उनकी पंचवर्षीय योजना किन क्षेत्रों में काम करी थी, कैसे कैसे कितनी बनाई थी, ये सारी चीज नहीं। तो ये पॉइंट समझ में आया कि जो भारत और पाकिस्तान की विफलता का सबसे बड़ा जो रीजन था, सबसे बड़ा जो कोजेस था, वो क्या था, निराशाजनक नीतियों का निर्माण करना, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार राजनीति का दबदबा, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली आपको चाहिए कि जब हमारे देश में नीतियों का निर्माण होता तो ऑब्वियस बात है कि वहां पर अपोजिशन जो पार्टी थी वो कहने की उस चीज को आगे अगेंस्ट में आती थी, या फिर जो पॉलिसी वगैरह बनती थी उसको हर एक पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। और सेम बातें क्या पाकिस्तान में भी लागू हो चुकी थी। तो इससे हुआ क्या कि हम कहीं ग्रोथ के रेट में हर एक चीज में क्या हो गए, पीछे रह गए। तो ये पॉइंट्स है। तो पहला मेरा टॉपिक है भारत पाकिस्तान से किन क्षेत्रों में आगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान से, ठीक है, भारत पाकिस्तान से किन क्षेत्रों में आगे है, ठीक है। इससे पहले कि मैंने आपको बताया था जो पार्ट नंबर 4 था, वहां पर मैंने आपको बताया कि सिंपल बात है कि मतलब दोनों की समान सफलता है, समान विफलता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान से किन किन क्षेत्रों में आगे। तो पहला पॉइंट आ रहा है शिक्षा में निवेश, मतलब कि आज के समय आपने देखा कि भारत जो होता है, ठीक है, भारत द्वारा जब भी बजट वगैरह बनाया जाता है तो जो एजुकेशन को जो एक्सपेंडिचर करा जाता है वो बड़ी मात्रा में किया है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर किया। भारत में शिक्षा पर लोग निवेश करते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हम शिक्षा पर निवेश ज्यादा करेंगे तो हमारा जो इन फ्यूचर में हमें जो उसका रिटर्न होगा वो बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, होता क्या है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आपको उसको बताइए। चलो कोई नहीं, मैं आपको इसको मैं बता दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण का मतलब है जो मतलब जो व्यक्ति का ज्ञान कौशल निपुणता हो गया, ठीक है, जब इसकी स्टॉक में वृद्धि होती है तो उसी को क्या कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर भारत में देखा जाए तो भारत में क्या होता है कि लोग इस मतलब भारत में तरह तरह के लोग मतलब इसके सीखने के लिए तरह तरह के पैसे खर्च करते हैं, ठीक है। तो भारत में क्या है कि इस चीजों में ज्यादा क्या ध्यान दिया जाता है, और इसके कंपैरिजन में हम बात करें तो पाकिस्तान में इन चीजों को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाएं का मतलब क्या है कि जो हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटी होती है, जैसे आज आपने देखा होगा कि भारत में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपने एम्स वगैरह सुनेंगे जो मतलब भारत के सबसे टॉप है, आरएमएल वगैरह आपने सुनेंगे, ठीक है। तो ऐसे भारत में क्या है कि बहुत बड़े बड़े जो हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल वगैरह ये भारत में, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें या पाकिस्तान में देखें तो ऐसे वहाँ पर ज्यादा हाई लेवल की क्वालिटी मतलब हाई लेवल की जो सुविधा है वो उपलब्ध वहाँ पर नहीं है। तो कह सकते हैं कि भारत के
कि स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के मामले में क्या है कि पाकिस्तान से काफी आगे है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्रौद्योगिकी या फिर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के मामले में जैसे कि आप लोगों ने भी इस चीज को, अगर आप पोल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो मतलब इंडिया के जो इंजीनियर वगैरह ठीक है वो अमेरिका की मतलब 35% जो अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी है उसमें कार्य करते हैं। तो मतलब क्या कि भारत में जो सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, टेक्नोलॉजी वगैरह हो गए, वो भारत में क्या पाकिस्तान की तुलना में क्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये टॉपिक था। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अब देखो यहाँ पर इसका अपोजिट पढ़ने की, पाकिस्तान भारत से किन क्षेत्रों में आगे, मतलब वहां पर हमने भारत को देखा था, तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि भारत और पाकिस्तान है वो भारत से किन क्षेत्रों में आगे। तो पहला पॉइंट आ रहा है शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब कहते हैं कि किसी जगह पर बसना। ये सिंपल से आप समझ सकते हो कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो सिंपल सी बात है कि जो भारत था पाकिस्तान क्या था कि वो शहरीकरण प्रक्रिया में बहुत ज्यादा योगदान दिया, मतलब कि शहर का धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ। और इसकी कंपैरिजन भारत में इतना नहीं, क्योंकि भारत तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेहतर स्वच्छ जल शौचालय। इसका जो हमें आंसर समझना है ना, ये मैंने आपको HDI क्रम में करवाया था। ठीक, तो वहां पर आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो कि भारत मतलब जो पाकिस्तान है वो भारत मतलब भारत की तुलना में क्या स्वच्छ जल सुविधा देने में ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि भारत की जो जनसंख्या वो बहुत ज्यादा और इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान की जनसंख्या कम है। तो जब कम लोग होंगे तो उनको सुविधा बेसिक सी की अच्छी मिलेगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि भारत में जो ऐसा नहीं कि भारत में निर्धनता नहीं, भारत में निर्धनता है, लेकिन निर्धनता रेखा के मैंने आपको निर्धनता चैप्टर वगैरह पढ़ाया था तो उसमें आप जाके इसको चेक कर सकते हो। तो भारत में जो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कम है, और पाकिस्तान में अगर हम बात करें जो पॉवर्टी लाइन होती है ना उससे नीचे रहने वाले जो लोग हैं बहुत ज्यादा है। तो भारत के मतलब भारत में मतलब पाकिस्तान में कम है। ठीक है, और भारत में क्या इस चीज की ज्यादा, क्यों? पॉपुलेशन वहां पर कम है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक हमारा है, चीन भारत से किन क्षेत्रों में आगे। ये तो आप अगर आपको इसको मैं नहीं पढ़ाऊं तो भी आप इस चीज को आंसर दे सकते हो। क्यों? क्योंकि बाकी भी जो मैंने आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आपने जो देखे तो उसमें बहुत सारे टेबल वगैरह मैंने आपको डेटा बताया, तो उसके बेस पर भी आप इसका आंसर आप दे सकते हो। तो पहला क्या है कि चीन भारत से किन क्षेत्रों में आगे देखना, पहले क्या FDI को बढ़ावा देना। देखो FDI को ऐसा नहीं कि भारत बढ़ावा नहीं देता है, भारत भी FDI को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करता है, लेकिन चीन में तो थोड़ा सा अलग तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पॉलिसी पढ़ाई थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो चीन ने क्या था कि FDI को बढ़ावा देने के लिए मतलब एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया था, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि भारत उस चीज में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, GDP की समृद्धि दर। आपने GDP देखा था, आपने मतलब कि भारत की जो GDP थी वो सिर्फ मतलब इकाई अंक थी, लेकिन अगर हम चाइना की GDP की बात करें तो चाइना की जो GDP थी वो 2.5 अंक को भी पार कर चुकी थी। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे ग्रेट लीप फॉरवर्ड हो सकता है, SCZ हो सकता है। ठीक है, और जो मतलब चीन में जो समाजवादी से बाजारवादी अर्थव्यवस्था को, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं कि जो चीन की GDP की समृद्धि को दर्शाते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बढ़ता निर्यात। बढ़ता निर्यात का मतलब क्या होता है कि मतलब कह सकते हैं इंक्रीज, मतलब जो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। क्योंकि चीन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मतलब सेकंड सेक्टर में काम किया था, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग पे चीन बहुत ज्यादा कार्य करता है। ठीक है, तो उसके द्वारा और इसके कंपेयर भारत में कम, क्योंकि भारत में ज्यादा जो कार्य एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। तो जब सेकेंडरी सेक्टर पे कार्य होगा तो वहां पर जो भी चीजें आज हमारे भारत में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होती है वो लगभग ऑलरेडी क्या होती है, मेड इन चाइना की होती है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो भारत का मतलब जो चाइना है वो निर्यात बहुत ज्यादा करता है। और लास्ट पॉइंट है HDI क्रम में प्रदर्शन। इसको आप नोटिस कर सकते हो कि HDI क्रम में क्या था, भारत का मतलब भारत का चीन की तुलना में बहुत कम था और चीन का बहुत ज्यादा था। इसके अलावा बहुत सारे हम पॉइंट्स को यहाँ पर बता सकते हैं कि चीन भारत से किन क्षेत्रों में आगे है। तो आई होप कि आपको लास्ट वीडियो भी पसंद आ रही होगी। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस बेल आइकन को हिट करना आप ना भूलें। इससे होगा क्या कि आपको सारी जो लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन होंगी वो आपको कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी।